हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी एमटीएस एनालिसिस का नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज है 8 अक्टूबर 2024। आज हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस का यहाँ पर कवर करेंगे और इससे पहले 7 अक्टूबर के ऑल शिफ्ट के जो क्वेश्चंस है वो हमने आपको प्लेलिस्ट बनाकर यहाँ पर आप दे दिए थे, सारे क्वेश्चंस कवर करवा दिए थे। तो आप प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, उसमें आपको तीनों शिफ्ट के वीडियोज़ मिल जाएंगे और आप अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपको वहाँ से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेंगी। आगे आने वाले दिनों में भी आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इसी पर बेस्ड बनेंगे पूरे के पूरे। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इन दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए जीके जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन आज पूछा गया, भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे पहले जो कप्तान थे ये कौन थे, ये आपसे पूछा गया। भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे पहले कप्तान जो थे इनका नाम है सीके नायडू। CHSL 2020 का क्वेश्चन है ये आपका। सीके नायडू करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान सीके नायडू थे। वहीं आजाद भारत की पहली जो टेस्ट टीम थी इसके कप्तान थे लाला अमरनाथ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आजाद भारत या स्वतंत्र भारत की पहली टेस्ट टीम के कप्तान कौन थे, तो ये लाला अमरनाथ थे। और भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान थे सीके नायडू। तो आपको क्लियर होना चाहिए। लाला अमरनाथ ने भारत के लिए अपना जो पहला टेस्ट शतक है ये लगाया था और ये शतक उन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही लगा दिया था। तो याद रखना, डेब्यू में उन्होंने जो है शतक लगा दिया था। ये मैच साल 1933 में इंग्लैंड के खिलाफ जिम खाना ग्राउंड पर खेला गया था। भारतीय क्रिकेट टीम से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट जो है पता होना चाहिए। क्लियर है? तो देखिए, श्रीनिवासा राघवन वेंकट राघवन भारत के पहले कप्तान थे जिन्होंने क्रिकेट वर्ल्ड कप में कप्तानी की थी। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। भारत के पहले कप्तान कौन थे जिन्होंने क्रिकेट वर्ल्ड कप की कप्तानी की थी, तो इनका नाम है श्रीनिवासा राघवन वेंकट राघवन। ये भारत के पहले कप्तान थे। साल 1975 और साल 1980 79 में भारत के कप्तान रहे वेंकट राघवन, ये जो है कप्तान थे। इसके अलावा अजीत वाडेकर से भी क्वेश्चन आपका बनता है। तो अजीत वाडेकर जो है ये भारत के पहले वनडे कप्तान थे। 1974 में कप्तानी इन्होंने की थी और कप्तान के तौर पर सिर्फ 2 मैच इन्होंने खेले थे। वर्तमान में भारतीय क्रिकेट जो टीम है इसके सभी प्रारूपों में कप्तान रोहित शर्मा है और अभी चेंज हो सकता है आपका कुछ प्रारूपों में, तो आप थोड़ा सा इसको अपडेट करिएगा चीज़ों को। देखिए, लाला जो अमरनाथ है ये स्वतंत्र भारतीय टीम के पहले टेस्ट क्रिकेट के कप्तान थे। भारतीय क्रिकेट टीम के पहले जो ओडीआई कप्तान थे इनका नाम है अजीत वाडेकर। इसके अलावा शांता रंगास्वामी 1976 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पहली कप्तान ये थी। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पहली जो कप्तान थी ये कौन थी? शांता रंगास्वामी। कपिल देव के नेतृत्व में भारत ने जो है 1983 में अपना जो पहला विश्व कप था ये जीता था। तो ये क्वेश्चन आपका कपिल देव वाला भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट जो डिटेल थी आपसे रिलेटेड, कैप्टन से रिलेटेड, तो ये हमने सारी कवर करवा दी है। तो इनको अच्छे से रिवाइज करके जरूर से जाइएगा। गाइस, ये एसएससी एमटीएस की स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो कि सिर्फ और सिर्फ 49 रुपये में मिल रही है। लिमिटेड टाइम है, अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है तो कर सकते हैं। जो लोग अभी जुड़े हैं हमसे बाद में तो उन लोगों के लिए स्पेशल चांस है। अगर आपके एग्जाम में 2-4 दिन भी शेष रहे हैं तो आप यहाँ से अच्छा खासा स्कोर इसके थ्रू कर सकते हैं। यहाँ से आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि 20+ मॉक टेस्ट है। यहाँ पर 500 अधिक आपको फुल लेंथ टेस्ट यानी कि ऑल टेस्ट देखने को मिलेंगे। पीडीएफ नोट्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं, डेमो भी चेकआउट कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि पीवाईपी है जो कि हिंदी इंग्लिश बायलिंगुअल है और एफएलटी भी आपके दोनों लैंग्वेजेस में, हिंदी और इंग्लिश में। तो यहाँ से आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है, नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लिमिटेड टाइम है, जल्दी आप कर सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है 2011 में भारत के किस राज्य में हिंदू आबादी का जो परसेंटेज था वो सबसे अधिक था? तो हिमाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर रहेगा। हिंदू धर्म भारत का सबसे बड़ा धर्म है, आपको पता ही है। 2011 की जनगणना के मुताबिक 966.3 मिलियन लोगों की पहचान हिंदुओं के रूप में की गई, जो देश की आबादी का करीबन 79.8% प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये 966.3 मिलियन लोगों की पहचान कही हिंदुओं के रूप में। क्लियर है? 2011 की जनगणना का यह डेटा है। तो हिमाचल जो प्रदेश है इसमें 95.17% आबादी हिंदू समुदाय की है, जबकि मिजोरम जो है यहाँ पर 2.75 के साथ है, जो राज्य में हिंदू आबादी का सबसे कम परसेंटेज है। तो सबसे अधिक अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो हिंदू जनसंख्या किस राज्य में है तो ये है हिमाचल प्रदेश में। क्लियर है? और अगर आपसे बने कि भारत में जो है 2011 में भारत में किस राज्य में हिंदू आबादी का जो परसेंटेज है सबसे अधिक है, तो हिमाचल प्रदेश रहेगा। इसी के फेवर में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे कम कहाँ पर है तो ये आपका मिजोरम हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है? दादर और नागर हवेली में 93.93% हिंदू समुदाय है, जो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक है।
तो केंद्र शासित प्रदेश अगर आपसे पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के मुताबिक किस केंद्र शासित प्रदेश में हिंदू आबादी का जो परसेंटेज है, ये जनसंख्या है, सबसे अधिक है, तो ये कहाँ पर है? ये दादर नगर हवेली में ये केंद्र शासित प्रदेश है। वहीं लक्षद्वीप जो है ये 2.77% के साथ केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम है। तो आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। चलिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बता दें, भारत में पहली बार जो जनगणना है लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित की गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, और 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में सबसे अधिक साक्षरता राज्य है, और 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जो है सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। तो ये आपको साक्षरता और जनसंख्या में कम ज्यादा वाले याद रखना है आपको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद किसने लिखी थी? ये जयदेव के द्वारा लिखी गई थी गीत गोविंद, याद रखना है, जयदेव ने गीत गोविंद लिखी थी। और गीत गोविंद 12वीं शताब्दी के दौरान संस्कृत में लिखी गई थी, और पूरी मंदिर सहित कई जो स्थान है इस पर इसका प्रदर्शन किया गया था। ये कृष्ण और श्रीमती राधा और वृंदावन की गोपियों के बीच संबंधों का वर्णन करती है गीत गोविंद। ये हिंदू धर्म के भगवान विष्णु के प्रिय 8वें अवतार कृष्ण के प्रेम का अनुसरण करता है, और ये एक प्रेम के उतार चढ़ाव का अनुसरण करता है, जिसे इतना दिव्य और सुंदर के रूप में चित्रित किया गया था। ये एक आकर्षक के साथ, यानी कि ये आकर्षण के साथ शुरू होता है, और उसके बाद मन मुटाव होता है, और अंत में एक सखी की मदद से अंतिम सुलह हो जाती है। तो गीत गोविंद को 12 अध्यायों में व्यवस्थित किया गया है। तो कितने अध्यायों में इसको व्यवस्थित किया गया, विभाजित किया गया है, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। 12 अध्याय में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1 तारीख 1 घंटा एक साथ अभियान या पहल। ये स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान की एक कड़ी है। तो इससे क्वेश्चन इस तरह से बना होगा कि स्वच्छता 1 तारीख 1 घंटा एक अभियान जो है, तो स्वच्छ भारत अभियान की किस स्वतंत्रता सेनानी के जन्मदिन पर चलाया गया था, इस तरह से ये आपका क्वेश्चन बना होगा, है ना। एक और क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड बनता है कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किसकी जयंती पर शुरू किया गया था। तो ये क्वेश्चन एक ही है तीनों, है ना। तो करेक्ट आंसर महात्मा गांधी इनका रहेगा। तो एसएससी जीडी में पूछा गया था ये 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत जो मिशन है इसको राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में पूरे देश में शुरू किया गया था। श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राजपथ पर स्वच्छ भारत जो मिशन है इसको शुभारंभ इसका किया था। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं। स्वच्छ भारत जो मिशन है SBM इसका शॉर्ट नेम है, स्वच्छ भारत मिशन। तो स्वच्छ भारत जो अभियान है यह स्वच्छ भारत मिशन के नाम से जाना जाता है। अभियान का जो उद्देश्य 2 अक्टूबर 2019 अर्थात महात्मा गांधी की 150वीं जो जयंती है तक स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करना है। और मिशन के तहत भारत के सभी गांव, ग्राम पंचायत, जिले, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में महात्मा गांधी की 150वीं जो जयंती है 2 अक्टूबर 2019 तक खुद को खुले में शौच मुक्त ODF घोषित किया है। तो भारतीय ग्रामीण भारत में 100 मिलियन से अधिक शौचालय का निर्माण हो रहा है। इसके अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन जो समन्वयक पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय MDWS के सचिव है। देखिए स्वच्छ भारत मिशन में 2 उप मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन शहरी। स्वच्छ भारत मिशन का पहला जो चरण है ये अक्टूबर 2019 तक चला था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की कंचनजंगा जो चोटी है इसकी ऊंचाई कितनी है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितनी है। 8586 मीटर है। क्लियर है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, और सही ऊंचाई जो लगभग है इसकी 8586 मीटर। कंचनजंगा वास्तव में हिमालय श्रृंखला में स्थित एक शानदार पर्वत है जो नेपाल और भारतीय राज्य सिक्किम के बीच अपनी सीमा पर यह फैला हुआ है। कंचनजंगा का अर्थ होता है तिब्बत में हिम के 5 खजाने, और इसकी 5 चोटियों का जिक्र है जिन्हें भगवान के 5 भंडारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा जाता है। सोना, चांदी, रत्न, अनाज और पवित्र पुस्तकें। पर्वत जो है नेपाल और भारतीय राज्य सिक्किम की सीमा पर स्थित है ये कंचनजंगा। इसकी प्रभावशाली उपस्थिति के कारण ये स्थानीय संस्कृति और धर्मों के एक प्रमुख विशेषता यहाँ पर रही है। चार्ल्स इवोन्स के नेतृत्व में एक ब्रिटिश अभियान द्वारा 25 मई 1955 पहली बार कंचनजंगा पर चढ़ाई की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के अटॉर्नी जनरल को संसद की किसी भी सदन में बोलने अथवा अन्यथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा। तो ये आर्टिकल 88 का है, अनुच्छेद 88 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और इसी के संदर्भ में एक और क्वेश्चन बनता है आपका कि किस आर्टिकल के अंतर्गत लोकसभा में बोलने का अधिकार है। तो ये आर्टिकल है 105(1). भारत के प्रत्येक मंत्री और महान्यायवादी को किसी भी सदन में, दोनों सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसका वह सदस्य नामित हो, बोलने
और अन्यथा उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होगा। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 105(1) है, इसके मुताबिक संसद में अभिव्यक्ति की आजादी होगी और इसका मतलब है कि संसद के सदस्यों को बिना किसी डर के अपनी राय, विचार और धारणाएं रखने का अधिकार है। हालांकि इस आजादी में कुछ प्रतिबंध भी होते हैं। देखिए, संसद के अध्यक्ष या सभापति सदन के भीतर व्यवस्थाएं और शिष्टाचार बनाए रखने के लिए जरूरी कार्रवाई कर सकते हैं। अगर किसी सदस्य का भाषण अनुचित या सदन के नियमों के खिलाफ पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। अनुच्छेद 105(1) के तहत मिलने वाली आजादी का संबंध इन बातों से, जैसे कि संसद के सदनों और उनके सदस्यों, समितियों की शक्तियां, संसद के सदस्यों, उनकी समितियों के विशेष अधिकार, संसद के सदस्यों और उनकी समितियों की उन्मुक्तियां, इससे रिलेटेड ये हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? ये कल 3 सितंबर में भी क्वेश्चन आपका बना था, वापस से पूछा गया है आज। तमस उपन्यास के जो लेखक है, इनका नाम है भीष्म साहनी। करेक्ट आंसर रहेगा भीष्म साहनी तमस उपन्यास के लेखक है। भीष्म साहनी एक भारतीय उपन्यासकार, अभिनेता और नाटककार थे, जिन्हें उनके उपन्यास, टेलीविजन पटकथा तमस के लिए जाना जाता है, जो भारत के विभाजन का एक मजबूत और भावुक विवरण है। तो 1998 में उन्हें साहित्य के लिए पद्म भूषण मिला और 2002 में उन्हें साहित्य अकादमी समागम प्राप्त हुआ था। हिंदी फिल्म स्टार बलराज साहनी के छोटे भाई थे, है ना, फिल्म स्टार थे वह। हिंदी फिल्म स्टार बलराज जो साहनी थे, इनके छोटे भाई थे भीष्म साहनी। तो आप थोड़ा सा याद रखना है इनके बारे में, जो कि रख सकते हैं आप। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये थोड़ी सी डिटेल हो रही है, इसके बारे में भी आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम नृत्य के पुनरुत्थान का श्रेय निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को दिया जाता है? तो ये रुक्मणी देवी अरुंडेल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रुक्मणी जो देवी अरुंडेल है, ये भरतनाट्यम नृत्य रूप की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी। भरतनाट्यम नृत्य शैली के पुनर्जागरण को उत्प्रेरित करने के लिए जानी जाती थी। उन्होंने मद्रास, जो कि अब चेन्नई है, इसमें कला क्षेत्र संगठन या फाउंडेशन की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है। रुक्मणी देवी अरुंडेल ने भारत में ये पशु कल्याण समिति की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वहां इसकी पहली अध्यक्ष थी। तो क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि भारत के पशु कल्याण समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थी रुक्मणी देवी अरुंडेल। भरतनाट्यम संभवतः भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, जिसे कई अन्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों की जननी माना जाता है। यह तमिलनाडु क्षेत्र के लिए स्वदेशी और यह दक्षिण भारत में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? तो ये 1984 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1948 में बनाया गया था। जनगणना अधिनियम 1948 का अधिनियम संख्या 37, 1994 में इसको संशोधित किया गया था। और यह अधिनियम जनगणना के संबंध में निश्चित मामलों का उपबंध करने के लिए है, जबकि यह समीचीन है कि जब भी आवश्यक या वांछनीय हो, भारत में या उसके किसी भाग में जनगणना कराने का प्रावधान किया जाए और ऐसी जनगणना करने के संबंध में कुछ मामलों की व्यवस्था की जाए। इसके द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाता है। इस अधिनियम को जनगणना अधिनियम 1948 कहा जा सकता है और यह पूरे भारत में लागू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जहां मिल रहे अलग हो रहे उसे क्या कहते हैं? विशिप्ड वैली, इस तरह से कुछ क्वेश्चन था, एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये बताया है, बट जो भी है आप देख लीजिएगा। अगला है, किस मणिपुरी नर्तक को 2014 के लिए टैगोर सांस्कृतिक समरसता पुरस्कार दिया गया? तो ये राजकुमार सिंह को दिया गया। मणिपुरी नृत्य के पुरोधा राजकुमार सिंह को वर्ष 2014 के लिए टैगोर सांस्कृतिक समरसता पुरस्कार के लिए चुना गया है और उन्होंने शानदार शिक्षक, कलाकार और कुशल नृत्यकार के रूप में विशेष स्थान प्राप्त किया। उन्होंने पारंपरिक मणिपुरी शैली के नृत्य के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट रचनात्मकता प्रस्तुत की। तो उनकी नृत्य कला ने थांगता, नट संकीर्तन और लाई हराउबा और रसीला शैलियों को ऊंचाई प्रदान की। उन्होंने मणिपुरी नृत्य की परंपराओं को जीवंत बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और समरसता को प्रोत्साहित किया। वर्ष 2015-16 के लिए टैगोर सांस्कृतिक समरसता पुरस्कार क्रमशः बांग्लादेश के सांस्कृतिक संगठन छाया नट और भारत के महान मूर्तिकार श्री रामवंजी सुतार को दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, बंदरगाह की संख्या कितनी है भारत में? आपको बताना है। तो 13 प्रमुख बंदरगाह है और 217 गैर प्रमुख बंदरगाह है। ये डेटा है 2022 के अकॉर्डिंग। भारत में बंदरगाहों को प्रमुख बंदरगाहों और गैर प्रमुख बंदरगाहों, अनौपचारिक रूप से छोटे बंदरगाह कहा जाता है। इसके रूप में 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया। तो 2022 तक देश भर में कुल 13 प्रमुख बंदरगाह और 217 गैर प्रमुख बंदरगाह हैं। प्रमुख बंदरगाह भारत सरकार के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है, जबकि जो गैर प्रमुख बंदरगाह संबंधित राज्य सरकारों के राज्य समुद्री बोर्डों के अधिकार के क्षेत्र में ये आते हैं।
इसमें सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के तहत चलने वाले निजी बंदरगाह भी शामिल होते हैं। 217 गैर प्रमुख बंदरगाहों में से केवल 68 बंदरगाहों पर कार्गो को संभाला जाता है। अन्य का उपयोग मछली पकड़ने वाले जहाजों और नौकाओं द्वारा किया जाता है। भारत की जो तटरेखा है ये 7517 किलोमीटर है, जो दुनिया की सबसे बड़े प्रायद्वीपों में से एक है। अगला क्वेश्चन है आपका, साल 2023 में भारत में इंटर कॉन्टिनेंटल कप का कौन सा संस्करण खेला गया? तो ये तीसरा संस्करण इसका खेला गया। ये भी आपका रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इससे पहले पूछा जा चुका है। साल 2023 में भारत में इंटर कॉन्टिनेंटल कप का तीसरा संस्करण खेला गया था। इसे 2023 हीरो इंटर कॉन्टिनेंटल कप के नाम से भी जाना गया है। और ये बेसिकली टूर्नामेंट जो हुआ 9 से 18 जून 2023 के बीच भुवनेश्वर के कलिंगा जो स्टेडियम है इसमें आयोजित किया गया। इस टूर्नामेंट का जो आयोजन है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ IF इसके द्वारा किया गया। और इस टूर्नामेंट में भारत ने फाइनल में लेबनान को 2-0 से हराकर जो खिताब है अपने नाम किया है। भारत के लल्ली यांगजुआला चांगते और सुनील छेत्री इस टूर्नामेंट के संयुक्त शीर्ष स्कोरर रहे हैं। वहीं संदेश झिंगन और टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यहां पर चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के कार्य कौन से अनुच्छेद में आते हैं? तो आर्टिकल 3, आर्टिकल 111, आर्टिकल 274, आर्टिकल 108, आर्टिकल 111 जो कि ऑलरेडी बता चुके हैं, आर्टिकल 78C और आर्टिकल 74(2). ये आपके सभी आर्टिकल है जिसमें राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियां नहीं थे, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। संविधान का अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 274, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 78C, अनुच्छेद 74(2), इसमें राष्ट्रपति की शक्तियों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। तो राष्ट्रपति के पास जरूरत पड़ने पर सभी मामलों को संभालने की शक्तियां हैं। राष्ट्रपति को जानकारी प्रस्तुत करने का प्रधानमंत्री का कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में नहीं थे। संघ के मामलों में के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए ताजमहल किसने बनवाया था? तो ये शाहजहां ने बनवाया। ताजमहल के निर्माण का जो श्रेय है मुगल सम्राट शाहजहां को जाता है, जिन्होंने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में इस मकबरे का निर्माण करवाया था। ताजमहल का जो निर्माण है 1632 ईस्वी में शुरू हुआ और आगरा में 1640 ईस्वी के अंत में पूरा हुआ। अमानत खान सिराजी ताजमहल के सुलेखक थे और उनका जो नाम है ताज के एक द्वार पर एक शिलालेख के अंत में आता है। कवि गयासुद्दीन ने मकबरे पर छंदों को डिजाइन किया था, जबकि तुर्की के इस्माइल खान जो अफरीदी थे इन गुंबद निर्माता थे। इसमें ताजमहल के जो डिजाइनर थे इनका नाम है उस्ताद अहमद लाहौरी। तो अब यहाँ तो ये आपसे डिजाइनर या वास्तुकार पूछा जाता है कई बार, अहमद लाहौरी, और शाहजहां में पूछा जाता है जिन्होंने निर्माण करवाया था। यहाँ पर ये जो बाकी के हमने आपको बताया जो डिजाइन किया था छंदों को और अलग अलग चीजें की थी, इनके भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा डीप में जा रहे हैं क्वेश्चन, तो हो सकता है बनने लगे। केंद्रीय गुंबद केंद्र में 137 है ना, केंद्रीय गुंबद केंद्र में 187 फीट ऊंचा है। केंद्रीय गुंबद केंद्र में 187 फीट ऊंचा है। स्मारक के निर्माण के लिए सफेद जो पत्थर है और लाल बलवा पत्थर इनका इस्तेमाल किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? तो ये शुंग राजवंश ने किया था। पुष्यमित्र शुंग द्वारा स्थापित था शुंग राजवंश। शुंग वंश ने 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया था। इसमें 3 महत्वपूर्ण शासकों के नाम थे, जिसमें पुष्यमित्र, शुंग, अग्निमित्र और देवभूति आते हैं। शुंग वंश के दौरान पाटलिपुत्र राजधानी थी, जो पाटलिपुत्र थी। अब मौर्य वंश की बात करते हैं, तो मौर्य वंश की जो स्थापना थी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य वंश का जो शासन था 322 से 185 ईसा पूर्व तक चला था। मौर्य वंश के दौरान राजधानी जो थी पाटलिपुत्र ही थी। 3 महत्वपूर्ण शासक इसमें हुए, चंद्रगुप्त, उनका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा अशोक। तो इन तीनों को चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक का याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के गठन के बारे में किस अनुच्छेद में जो है परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 366-24 और अनुच्छेद 366-25 में ये चीजें जो है बताई गई है। क्लियर है? देखिए अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े कुछ आर्टिकल ये हैं, जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अनुसूचित जाति जनजाति को मौलिक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिए गए। तो अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण है। अनुच्छेद 332 के तहत राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण है। और अनुच्छेद 366-25 में बताया गया है कि अनुसूचित जाति जनजाति का मतलब है ऐसी जनजातियां या ऐसा समुदाय, जनजाति समुदाय जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में जनगणना
जनगणना अधिनियम देश के प्रावधानों के तहत आयोजित की जाती है। तो 1948 का जो जनगणना अधिनियम है इसके प्रावधानों के तहत आयोजित की जाती है। जनगणना अधिनियम 1948 ये भारत की एक संसद का एक अधिनियम है जो भारत या उसके किसी भी हिस्से में जनगणना कराने का प्रावधान करता है जब भी वहाँ ऐसा करना आवश्यक या वांछनीय समझे। यह अधिनियम 1948 में अधिनियमित किया गया था और तब से इसमें कई बार जो है संशोधन किए गए। जनगणना अधिनियम 1948 एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है क्योंकि यह भारत की जनसंख्या पर डेटा एकत्र करने का प्रावधान करता है। इस डेटा का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है जिसमें विकास की योजनाएं बनाना, संसाधनों का आवंटन और जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर नजर रखना शामिल है। अगला क्वेश्चन है, कौन खुद का डीएनए रखते हैं और अपने कुछ प्रोटीन्स का संश्लेषण कर सकते हैं? इस तरह से क्वेश्चन था आपका। एक क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेट में भी बनता है कि कोशिका केंद्र का कौन सा भाग प्रोटीन बनाने की सूचना जो है इसका स्रोत है। तो ये डीएनए करेक्ट आंसर रहेगा आपका डीएनए। कोशिका केंद्रक में डीएनए जो है प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत होता है। राइबोसोम के संश्लेषण का स्थल होता है ये, और वहाँ यह यंत्र जो प्रोटीन को एकत्रित करता है। पहले डीएनए स्वयं की प्रकृति बनाता है, फिर डीएनए को एक दूध आरएनए एमआरएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल अणु में प्रतिलेखन डीएनए में से आरएनए का गठन इसके दौरान स्थानांतरित किया जाता है। तो एमआरएनए तब प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए अनुवादित हो जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, माइक्रो फाइनेंस के संदर्भ में एसएचजी का अर्थ क्या है? तो एसएचजी का है सेल्फ हेल्प ग्रुप, है ना। तो स्वयं सहायता समूह करेक्ट आंसर आपका रहेगा। इससे पहले आपका ये क्वेश्चन बन चुका है 30 या 1 तारीख में, जिसमें सीधा सीधा क्वेश्चन बना था कि एसएचजी का फुल फॉर्म क्या है, और वहां भी यहाँ भी यही पूछा है, बस आपसे ये वर्ड जोड़ दिया माइक्रो फाइनेंस के संदर्भ में। तो आपको याद रखना है, एक स्वयं सहायता समूह आमतौर पर संक्षिप्त एसएचजी एक वित्तीय मध्यस्थ समिति है जो आमतौर पर 18 से 50 वर्ष की आयु के बीच की 12 से 25 स्थानीय महिलाओं से बनी होती है, और अधिकांश स्वयं सहायता समूह भारत में है। हालांकि वे अन्य देशों में भी हो सकते हैं, मुख्यतः दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में। अगला क्वेश्चन है हमारा, PV प्लस CuSO4 बराबर PbSO4 प्लस Cu, इसमें Cu अलग क्यों होता है? इस तरह से क्वेश्चन था आपका। तो आंसर आप देख लीजिएगा, PV प्लस ये सेम है, यहाँ पर एक एकल विस्थापन प्रतिस्थापन अभिक्रिया है जिसमें 1 मोल ठोस सीमा और 1 मोल जली क्यूप्रिक सल्फेट ठोस पदार्थ का 1 मोल बनाने के लिए अभिक्रिया कैरोलैंड सल्फेट और 1 मोल ठोस तांबा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का आर्टिकल 46 किसके शैक्षणिक और आर्थिक हितों के संदर्भ को दर्शाता है? तो अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य कमजोर वर्ग EWS के बेसिकली हितों को ये संवर्धन को दर्शाता है। तो आर्टिकल 46 अनुसूचित जो जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां और अन्य कमजोर जो वर्ग है, इनके शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देता है। इसमें कहा गया है कि राज्य के पास समाज के कमजोर वर्ग के संबंध में आर्थिक शैक्षिक हितों को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी होगी। इसमें अनुसूचित जाति जनजाति शामिल है और उनके शोषण को रोकने, किसी प्रकार के सामाजिक अन्याय को रोकने के लिए है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ललित कला अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो डॉक्टर पवन कुमार को यह दिया गया। डॉक्टर पवन कुमार को साल 2023 का ललित कला अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। और ललित कला अकादमी के बारे में अगर जानकारी बताएं तो ये भारत की एक स्वायत्त संस्था है। इसकी स्थापना 5 अगस्त को हुई है 1954 को। ललित कला अकादमी के जो वर्तमान अध्यक्ष है चित्रकार और प्री मेकिंग कलाकार है श्री वी नागदास। तो ये अपडेट जानकारी थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। ये थोड़ा सा ये जो वर्तमान जो अध्यक्ष है इसको देख लीजिएगा, एक्चुअल यही है या फिर चेंज हो गए, है ना। तो इसको आप थोड़ा सा देखिएगा, हमने आपको बता दिया है अपने अकॉर्डिंग, तो आप थोड़ा सा सर्च करके देख लीजिएगा। इनका जो जन्म है 1957 में केरल के पालघाट जिले में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शांति स्तूप में कितने परिसर है? तो कई परिसर है, जैसे कि स्तूप है, जापानी बौद्ध मंदिर है, पार्क है, प्रार्थना मंदिर है, घंटा है, इस तरह से कई परिसर इसमें देखने को मिलते हैं। विश्व में निम्नलिखित स्तूप है, जैसे कि शांति स्तूप, सांची का स्तूप, विश्व शांति स्तूप, शांति जो स्तूप है ये कई सारे स्तूप है, जैसे सांची का स्तूप भारत में, उर्वान वेलिसाया श्रीलंका में, बोधनाथ स्तूप नेपाल में, स्वयं भूनाथ मंदिर जो स्तूप है ये नेपाल में है, बोरोबुदुर जावा, 108 स्तूप चीन में है, व्यक्तिक्यो पेगोड़ा स्वर्ण चट्टान का स्तूप म्यांमार में है, बेनलमनेडेना स्तूप ये स्पेन में है, धर्मकाया का महान स्तूप जो देखने पर मुक्त हो जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में, सार्वभौमिक करुणा का महान स्तूप ऑस्ट्रेलिया में। तो ये कई सारे स्तूप यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं जो कि विश्व शांति स्तूप है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। और गाइज यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हमें मिले सारे के सारे हमने आपको कवर करवा दिए, 25 के 25 क्वेश्चन।
और गाइज अगर आपने MTS की स्पेशल टेस्ट सीरीज अभी तक परचेस नहीं किए तो आप जरूर से कर लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये में मिल रही लिमिटेड टाइम है। अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा गाइज। इतने कम प्राइस में ओनली ऑन आपको एक नोट्स की बुक्स ही मिल पाती है ना, कोई बुक्स वगैरह ही यानी कि ई बुक वगैरह जो होती है नोट्स की वही मिल पाती है। और हम तो आपको पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज इसमें दे रहे हैं जिसमें 500 से अधिक टेस्ट डले हैं। तो आप जरूर से इनरोल कर लीजिएगा, नहीं किया है जिन्होंने, जो नए अभी जुड़े हैं वो जरूर से इनरोल कर लीजिएगा। डेमो चेकआउट कर लीजिएगा, नए पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी। कोई डाउट है कुछ क्वेरी से नंबर पर भी कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। SSC GD की स्पेशल टेस्ट सीरीज है ये हमारी, और ये MPSI की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। तो इन सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली, एक बार जरूर से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। तो वीडियो के PDF के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच पाए। क्लियर है? साथ ही वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।